Welcome back to the channel once again. Chapter 3, Colonial Agrarian Policy. Let us see what we are going to cover in this chapter. That is changes in the rural setup. Rural areas में क्या क्या changes लाए Britishers. Introduction of major land revenue settlements. जो major settlements थे वो कैसे इंट्रोड्यूस किए और क्या क्या थे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, महालवारी एंड रियोतवारी सेटलमेंट्स. कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन माने पहले सिर्फ सर्वाइवल के लिए होता था एग्रीकल्चर, और उसके बाद कमर्शियलाइजेशन हो गया. कैश क्रॉप्स ज़्यादा उगाने लगे अंग्रेज अपनी ज़रूरत के अनुसार. हिस्ट्री मेकर सेक्शन में देखें तो ये दो महाशय, हालांकि महाशय कहना सही नहीं होगा क्योंकि उसने इंडिया के लिए कुछ अच्छा नहीं किया है. थॉमस एंड विलियम डैनियल वेर फेमस पेंटर्स हु स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग पिक्चर्स्क्यू लैंडस्केप. ये दो हमारे लिए तो निकम्मे पेंटर थे जो पेंटिंग करते थे. ऑब्वियसली इंडिया में कुछ अच्छा पेंट तो किया नहीं, पिक्चर्स्क्यू लैंडस्केप बनाते थे. क्या क्या पेंट किया? पेंटेड द इंडियन कंट्री साइड, रूइंस ऑफ एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन. देखो इंडियन कंट्री साइड ठीक है, चलो रूरल इंडिया थोड़ा बहुत पेंट किया, पर साथ में एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति थी वो रूइन होती हुई पेंट किया है, माने तबाह होती हुई पेंट किया. एंड मेडिवल मॉन्यूमेंट्स, मध्ययुगीय भारत में क्या क्या मॉन्यूमेंट्स थे वो पेंट किए हैं. मैनी ऑफ विच वेयर डन यूजिंग वाटर कलर्स. ज़्यादातर पेंटिंग वाटर कलर से की है, जो जान के हमें कुछ फ़ायदा है नहीं, राइट? क्योंकि देश का जो अच्छा हो वो जान के कुछ फ़ायदा है. सो एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. कॉलोनियल रूरल सेटअप, मेजर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स. तो वो मेजर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स ये 4 है. इजारदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, महालवारी सेटलमेंट एंड रियोतवारी सेटलमेंट. ठीक है, वो ब्रिटिशर्स ने ही अपनाए थे, इंट्रोड्यूस किए थे, राइट? उसमें अगर देखा जाए तो परमानेंट सेटलमेंट एंड रियोतवारी सेटलमेंट में एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ, इंडिगो और ओपियम का कल्टीवेशन हुआ. और इंडिगो में फिर 2 तरह की सिस्टम थी, नीज सिस्टम और रियोती सिस्टम. तो वो हम देखेंगे इस चैप्टर में, राइट? टाइमलाइन अगर देखा जाए तो 1700 से 1800 तक बंगाल का फेमाइन जो था, उसमें मेन पॉइंट ये था बंगाल का फेमाइन. उसके पीछे भी अंग्रेज जवाबदार थे क्योंकि वो अपने सिर्फ ट्रेड और वही सोचते थे, ट्रेड के अलावा कुछ सोचते नहीं थे. इसीलिए ऐसी सिस्टम डेवलप करते रहे वो, जिसकी वजह से फेमाइन आ गया क्योंकि सर्वाइवल के लिए कुछ था नहीं. फिर 1793 में अगर देखा जाए तो परमानेंट सेटलमेंट लॉन्च किया. 1822 में महालवारी, और 20 से लेकर 27 तक रियोतवारी सेटलमेंट का जो था टाइम. 1859 से 60 इंडिगो रिवोल्ट हुआ, राइट? क्योंकि लोगों को कंपलसरी इंडिगो ही उगाने के लिए बोला जाता था, तो उसके विरोध में रिवोल्ट हुआ. 1867-68 में चंपारण रिवोल्ट हुआ. तो वो सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, यू हैव रेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट लैंड रेवेन्यू वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कॉलोनियल गवर्नमेंट. लेट मी सेट, सॉरी. You have read in the previous chapter that land revenue was the most important source of income for the colonial government. ब्रिटिश की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स अगर इनकम का हो तो वो था लैंड रेवेन्यू. जैसे फ्रॉम टेड टू टेरिटरी में हमने देखा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे बड़े बड़े स्टेट्स की दीवानी पद मिलने से, मुग़ल एम्परर की तरफ से दीवानी पद मिलने से उसका टैक्स कलेक्शन जो है वो कंपनी को दिया गया, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ. इट वॉज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स. देखा जाए तो ये ज़रूरी था कि एक सिस्टम एस्टैब्लिश की जाए
किसकी सिस्टम ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू माने लैंड, जमीन का टैक्स, कर जिसको बोलते हैं, उसको एस्टिमेट करना और एस्टिमेट करके कलेक्ट करना पीजेंट्स के पास से, उसका एक सिस्टम डेवलप करना जरूरी लगा अंग्रेजों को, राइट। और वो फिर करने लगे। सो एक सिस्टम जो थी वो डेवलप करनी जरूरी थी, उसको लगा कि ऐसा जरूरी है। वेरियस लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स केम टू बी एस्टैब्लिश इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट। भारतीय उपखंड में उस वक्त काफ़ी ऐसी लैंड रेवेन्यू सिस्टम एस्टैब्लिश हुई, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग एस्टैब्लिश हुई। अब ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम और कुछ नहीं बट किसानों से जो खेती कर रहे हैं उसके पास से टैक्स वसूल करने की सिस्टम, दैट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जमीन के हिसाब से और जमीन पे क्या क्या उगाया जाता है उसके हिसाब से टैक्स। सो विल डिस्कस दिस एंड देयर इम्पैक्ट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम ये सारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स डिस्कस करेंगे और उसकी क्या इम्पैक्ट, असर क्या होती थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। We'll also see how commercial crops opium and indigo helped the British maintain a profitable balance of trade at the cost of impoverishment of the Indian peasantry. कितना ट्रेजेडी हम हमारे ही घिनौना जो इतिहास है वो पढ़ रहे हैं कि हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि ओपियम और इंडिगो जैसे कॉमर्शियल क्रॉप्स, ओपियम और इंडिगो हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया। ओपियम माने अफीम, इंडिगो माने ब्लू डाई। उसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक प्रॉफिटेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंटेन करने की हेल्प मिली। और कैसे किया? एट द कॉस्ट ऑफ इम्पोवरिशमेंट ऑफ द इंडियन पीजेंट्री। भारतीय खेत किसान सब गरीब हो गए उसकी वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से, राइट। सो लेट अस सी दैट। फर्स्ट विल सी चेंजेस इन द रूरल सेटअप। रूरल सेटअप में क्या क्या चेंजेस आए? ड्यूरिंग द एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड्स, फार्मर हु कल्टिवेटेड अ पीस ऑफ लैंड हेल्ड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। पुराने जमाने में और मध्ययुगीय भारत में, एंशियंट माने प्राचीन और मध्ययुगीय भारत में, जो जमीन के टुकड़े के ऊपर, जमीन के ऊपर जो कल्टीवेट करते थे जो फार्मर्स, वो उनको उस जमीन की उनके पास ही रहती थी। वो जमीन लंबे समय तक उनके पास ही रहती थी वो जमीन। दे यूज टू पे अ पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस एज अ टैक्स। जो उगता था उसमें से कुछ हिस्सा टैक्स के तौर पे वो दिया करते थे, चुकाया करते थे। इन रिटर्न देयर राइट टू होल्ड एंड कल्टीवेट दैट पीस ऑफ लैंड रिमेन्ड इंटैक्ट। और बदले में उन किसानों का ये वो ज़मीन के ऊपर अपना हक जो है वो इंटैक्ट रहता था। इंटैक्ट माने ग्लोसरी में हमने डिस्कस किया अनचेंज्ड, वैसा का वैसा ही, ठीक है। Thus villages became self-sufficient and could produce enough food crops to fulfill the needs of the people. इसीलिए हर एक गांव सेल्फ सफिशिएंट बना रहता था, आत्मनिर्भर। किसी और गांव से उसको कुछ लाने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। एंड वो हर एक गांव के खेत उतना तो फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस कर पाते थे जितना उस गांव में रहने वाले लोगों को चाहिए था। दैट इज कॉल्ड सेल्फ सफिशिएंट। शेर शाह सूरी started the system of measuring land and giving a पट्टा और written record to its owner. शेर शाह सूरी करके मुगल का एम्परर था, उसने स्टार्ट किया कि ज़मीन को नापा जाए, माने मेज़र किया जाए और उसके बदले में एक पट्टा दिया जाए। पट्टा का मतलब होता है रिटर्न रिकॉर्ड, माने किसी एक चिट्ठी उसके ओनर को दिया जाए जो ज़मीन की मालिकी जिसकी है। In this system, revenue was paid by farmers depending on the fertility of the land. ये जो सिस्टम थी, इस सिस्टम में रेवेन्यू माने के टैक्स वो फार्मर के द्वारा पे किया जाता था। ऑफ कोर्स उसको ही करना है, बट उसका क्या मेजरमेंट था? डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। जमीन कैसी फलद्रुप है,
फर्टिलिटी है, राइट। वो ज़मीन के आधार पे वो टैक्स पे किया करते थे, उपजाऊ कितनी है। When natural disaster affected a region, revenue collection was reduced. जब कभी कभी कुदरती आफत आन पड़ती थी, कुछ भी तकलीफ होती थी, तब रेवेन्यू का कलेक्शन जो है वो रिड्यूस किया जाता था। माने टैक्स के दौर पे आप जितना रुपया पे कर रहे हो वो कम कर दिया जाता था, क्योंकि सबको तकलीफ हुई, इसलिए हेल्प के तौर पे। Sometimes when the situation was too critical, the affected farmers were exempted from the payment of tax. कभी कभी परिस्थिति इतनी गंभीर हो जाती थी, इतनी खराब हो जाती थी कि फार्मर को एग्जेम्प्ट किया जाता था रेवेन्यू या फिर टैक्स पेमेंट में। एग्जेम्प्ट का मतलब है मुक्ति दी जाती थी कि अब उनको पे करना नहीं है, ठीक है। एग्जेम्प्ट हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया था, ठीक है। When the EEIC, that is कंपनी, हम उनको कंपनी बोलेंगे। चैप्टर 2 में भी हम EEIC को कंपनी बोलते थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। Got the Diwani of Bengal, authorizing it to collect revenue and be in charge of civil administration, it thought of maximizing revenue collection for higher profits. जब कंपनी को दीवानी पद मिला बंगाल का, एक साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 स्टेट्स का दीवानी पद मिला था, तो उसकी वजह से कंपनी को अथॉरिटी मिल गई कि रेवेन्यू कलेक्ट कर सकेंगे, माने टैक्स कलेक्ट कर सकेंगे, एंड बी इन चार्ज ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा अरेंजमेंट, पूरा मैनेजमेंट करेंगे वो बंगाल का। तो तब कंपनी ने सोचा कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसको मैक्सिमाइज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए रेवेन्यू कलेक्शन फॉर हायर प्रॉफिट्स, ताकि उसको ज़्यादा मुनाफा हो, फ़ायदा हो। ऐसा सोच के कंपनी ने क्या किया, इट इंट्रोड्यूस्ड अग्रेरियन पॉलिसीज, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, विच इंक्लूड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। उसमें ये सारी चीज़ें थी। पहली थी, इट इम्पोज्ड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन कैश। पहले क्या था कि जो किसान होता था वो अपना रेवेन्यू माने टैक्स, जो गेहूं उगाता था वो गेहूं देकर भी टैक्स पे करता था, कॉटन उगाता था तो कॉटन देकर टैक्स पे करता था, जो चीज़ जो उगाता था उसमें थोड़ा बहुत वो देता था, शायद कुछ पैसे भी देता था बदले बाकी के। बट इसमें क्या हुआ कि इम्पोज किया गया, फोर्स किया गया कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू जो है वो कैश में हो। इट फोर्स थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस टू कल्टीवेट कैश क्रॉप्स। अब कोई गेहूं उगाता था, कोई चावल उगाता था, ये सारे सर्वाइवल क्रॉप्स है, ये जो क्रॉप्स है। तो कंपनी ने फोर्स किया कि कैश क्रॉप्स उगाए, शुगर कैन है, इंडिगो है, ऐसे क्रॉप्स है जिससे हमारा जीवन तो नहीं चलता है, बट उससे मुनाफा फ़ायदा ज़रूर होता है, बेचने पर ज़्यादा दाम मिलते हैं। तो कंपनी ने वो स्टार्ट करवाया कि आप ये कैश क्रॉप्स उगाओ, फिर वो हम खरीदेंगे। कंपनी खरीदती थी काफ़ी कम दाम में और बाहर बेचती थी काफ़ी ज़्यादा दाम में, ताकि कंपनी को प्रॉफिट मिले ज़्यादा। द कंपनी क्रिएटेड 2 पोस्ट ऑफ डेप्यूटी दीवान, वन फॉर बंगाल एंड अदर फॉर बिहार। 2 डेप्यूटी दीवान खुद थी कंपनी, जनरल मेन इंचार्ज या दीवान जो थी वो कंपनी थी, और कंपनी ने 2 अलग पोस्ट बनाए डेप्यूटी दीवान। डेप्यूटी का मतलब क्या होता है, जब दीवान के बदले में काम करना हो तब, ठीक है। कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, मामलतदार, डेप्यूटी मामलतदार, ऐसा होता है। तो एक बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए बनाया कंपनी ने, वो दोनों उसका ध्यान रखते थे। फॉर ग्रेटर प्रॉफिट्स द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नाउ फ्रेम्ड आउट एन्युअली टू द हाईएस्ट बीडर। ज़्यादा प्रॉफिट के लिए क्या किया, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो फ्रेम आउट किया, एंड एन्युअली, साल भर साल, दर साल, हर साल
रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो फ्रेम आउट किया, और वो किसको देते थे? हाईएस्ट बीडर, जो सबसे ज़्यादा बड़ी नीलामी करता था, उसको ये कलेक्शन का दे देते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। माने कि भाई आप हमें 50 गांव का लैंड रेवेन्यू कलेक्शन दे दो, तो उसमें जो कलेक्शन आएगा, ठीक है, उसमें से आप जो हमें कमीशन देंगे, उसका कमीशन में से 20% हम आपको वापस देंगे, ऐसा। या फिर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई चाहे जितना भी कलेक्शन हो, हम आपको इतने रुपए दे देंगे। द इल इफेक्ट्स ऑफ दिस सिस्टम सून बिकेम विजिबल। इस सिस्टम की इल इफेक्ट्स माने खराब इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स जल्द ही दिखने लगी। क्या क्या इफेक्ट थी? The villages which now produced cash crops had to depend on another villages for food supplies. अब कैश क्रॉप जैसे कि हमने डिस्कस किया कि शुगर कैन है, इंडिगो है, बाकी जैसे ओपियम, इंडिगो, ये सारे कैश क्रॉप्स थे। तो जीवन निर्वाह के लिए तो काम गांव में क्या था? खेत में क्या उगाते थे? गेहूं, चावल, कॉटन, ठीक है, स्प्राउट्स, ये सब कुछ उगाते थे, बीन्स, जो जीवन निर्वाह के लिए काम आए, खाने के लिए काम आए। राजा को भी वो टैक्स पे वो देते थे, ताकि कोई गांव दूसरे गांव के ऊपर निर्भर नहीं रहता था। सब कुछ जो चाहिए वो गांव में सब कुछ मिलता था। बट अब जो कैश क्रॉप उगाने लगे थे, तो उसके खाने के लिए तो चाहिए। सिर्फ शुगर केन खाएंगे, सिर्फ ओपियम तो वैसे तो खाने की चीज नहीं, वो तो एडिक्टिव है। तो खाने के लिए दूसरे गांव पे डिपेंडेंट होने लगे फूड सप्लाई के लिए। As the tax collector was only interested in collecting more revenue, he paid no attention to improving the quality of land. हाईएस्ट बिडिंग करके टैक्स कलेक्टर रख दिए, जिसने हाई बिडिंग किया उसको टैक्स कलेक्टर रख दिया। तो उसका इंटरेस्ट क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना, क्योंकि उनको कंपनी को देना है फिक्स अमाउंट। अभी अगर ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे तो खुद के पास ज़्यादा पैसे आएंगे। तो उसकी वजह से वो लोग ध्यान नहीं देते थे लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। अब जब लैंड की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होगी तो फिर आगे जाके कुछ साल के बाद लैंड उगाना ही बंद कर देगी। बट यहाँ पे तो पैसे की दौड़ा दौड़ थी, ज़्यादा पैसे मिलने पर वो लोग केयरलेस हो गए। The poor peasants ruthlessly exploited by the tax collector either left their villages or became landless. गरीब किसान जिसको टैक्स कलेक्टर के द्वारा रूथलेसली एक्सप्लॉइट किया गया था। एक्सप्लॉइट माने शोषण करना, लूट लेना। रूथलेसली माने निर्दयता से, दया रखे बिना गरीब किसानों को लूट लिया गया था। उन लोगों ने क्या किया? इधर लेफ्ट देयर विलेजेस, या तो गांव छोड़ दिए या तो वो लैंडलेस बन गए। अपनी जमीन जिसमें वो कैश क्रॉप उगाते थे वो तो अंग्रेज पूरे कम दाम में लेते थे, राइट। या फिर वो किसी की जमीन पे उगाते तो भाड़ा जो जमीन का देना पड़ता था वो नहीं था, तो अब वो लैंडलेस बन गए थे, जमीन उनके पास नहीं थी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्लाइन, ग्लोसरी में हमने डिस्कस किया। डिक्लाइन का मतलब है ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस लॉस इन द स्ट्रेंथ, क्वालिटी और वैल्यू। डिक्लाइन होने लगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब वहाँ पे समस्या बहुत ही खराब। चैप्टर के शुरुआत में हमने देखा कि कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी, मानवता के नाम पे कलंक थे ब्रिटिशर्स। यहाँ पे आकर ऐसे ऐसे चीज़ें कही कि इंडिया तबाह हो गए, राइट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया। ये आप देख सकते हैं, किसी पेंटर ने, निकम्मे पेंटर ने पेंटिंग किया है द कंट्री साइड ऑफ बिहार, पेंटेड बाय थॉमस डैनियल। कुछ लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड्स हमारे काफ़ी काम आते हैं, लेकिन एक ब्रिटिशर्स ने रखे हुए रिकॉर्ड्स क्या काम आएंगे? उस रिकॉर्ड्स में तो खुद की वाहवाही थी, उसने जो तबाह किया था वही सब कुछ था। अब ये पेंटिंग में आप क्या देख पा रहे हो? कोई एक किसान है बेचारा, आप यहाँ पे देख रहे हो, वो अपनी 1-2 गाय भेड़ बकरी लेकर जा रहा है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में है
हमें पढ़ना है, नॉलेज लेना है, लेकिन वो नॉलेज हमें प्रोडक्टिव होना चाहिए, ये जरूरी है। साइमल्टेनियसली ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो सफर्ड अ सेटबैक। उसके साथ साथ व्यापार, ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार जो है, ट्रेड माने व्यापार और कॉमर्स माने व्यापार से जुड़ी संबंधित सेवाएं, उसको भी डिफिकल्टी होने लगी, दिक्कत होने लगी। इंडियन गुड्स वेर बॉट एट लो रेट्स एंड सोल्ड बैक इन यूरोप एट मच हायर प्राइसेस। भारत का माल, सामान, चीज़ें, गुड्स, वो सब कुछ बहुत ही कम दाम में वो लोग बाय कर रहे थे, खरीद रहे थे, और यूरोप में काफ़ी बड़े बड़े दामों में बेच रहे थे। तो मुनाफा जो बनाने वाले नहीं कमा रहे थे, बेचने वाले कमा रहे थे। Indian weavers and artisans were compelled to work under harsh conditions and their skills were ruined. भारतीय आर्टिजन्स, वीवर्स एंड आर्टिजन्स, वीवर्स माने क्लॉथ मेकर्स, आर्टिजन्स माने हैंडमेड कारीगर जो मशीन के बिना चीज़ें बनाते हैं, उनको कंपेल किया गया, माने फोर्स किया गया, फोर्स टू डू द वर्क अंडर हार्श कंडीशंस, खराब, दयनीय, अनकन्वीनियंट कंडीशंस के अंडर उसको काम करने के लिए कंपेल किया गया। एंड देयर स्किल्स वेर रूइन, जो काम जिसको आता था उसके पास से कोई दूसरा काम करवाते थे जानबूझ के, ताकि पता है कि उसको जो वो काम आता है वो नहीं करेंगे तो उसकी स्किल रूइन हो जाएगी। रूइन माने तबाह, भूल गए, डिस्ट्रॉय कर दी। इट ऑल्सो हार्म द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एज अ ट्रेडिंग कंपनी। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी ने खुद की मनमानी करवा ली, बट कुदरत का अपना होता है, वो भी उसको जवाब देंगे। तो उसकी वजह से कंपनी के हितों को भी नुकसान हुआ एज ए ट्रेडिंग कंपनी, क्योंकि वो ट्रेड कर रही थी तो उसके हितों को भी नुकसान हुआ। इट्स ऑफिशियल्स रियलाइज दैट अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नीडेड to secure the maximum amount of revenue in a timely, predictable manner. कंपनी के ऑफिशियल्स ने रियलाइज किया, मालूम हुआ, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टमेटिक अप्रोच, काफ़ी एक मैनर, पर्टिकुलर मैनर में, एक अरेंज्ड मैनर में, सिस्टमेटिकल वे में अगर करेंगे तो वो नीडेड है, वैसा चाहिए। क्यों चाहिए? टू सिक्योर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगी उससे, और इन अ टाइमली एंड प्रिडिक्टेबल मैनर, कह सकेंगे कि एक साल में हम इतनी रेवेन्यू पा सकेंगे। तो वैसा करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच ज़रूरी था। कंपनी के ऑफिशियल्स को ऐसा रियलाइज हुआ। सो दे इनिशिएटेड वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। तो उसकी वजह से उन्होंने अलग अलग लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इनिशिएट किए, राइट। ओके, नेक्स्ट इज मेजर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।